तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। तो अभी हाल फिलहाल में ही मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और एक आर्टिकल पढ़ के मेरी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी भी नॉलेज बढ़ाई जाए। तो लेट्स स्टार्ट एंड अनफोल्ड दिस आर्टिकल बाय मिस्टर जनक राज who is a senior fellow Center for Social and Economic Progress, former executive director of Reserve Bank of India and former member of the MPC। तो नॉर्मली जब हम MPC की बात करते हैं तो हमें हाँ पता होता है कि MPC इज़ अ 6 मेंबर कमेटी। वो इन्फ्लेशन जो है उसको टारगेट करने में हेल्प करती है, उससे रिलेटेड पॉलिसी बनाती है। इससे ज़्यादा अगर थोड़ा बहुत पता होता है तो हमें पता होता है कि RBI एक्ट ऑफ 2016 के सेक्शन 45ZB के अंदर इसको बनाया गया था और ये हर 2 महीने में मीटिंग करती है। इन्फ्लेशन के टारगेट इन्फ्लेशन को उसके टारगेट तक रीच करने में मदद करती है और उससे रिलेटेड पॉलिसी रेट्स जो है वो बनाती है। बट इस आर्टिकल में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी कि 2026 में मार्च में बेसिकली ये जो हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट है उसको वही वाला टारगेट रखना है या नहीं, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा होने वाली है। तो मैंने सोचा यार मार्च 2026 तो अभी 2-4 दिनों में आने ही वाला है, तो क्यों ना एक बार पहले से ही थोड़ा सा रिवीजन नहीं, पहले से ही इसको थोड़ा पढ़ के चलते हैं ताकि बाद में बस हमें रिवीजन ही करनी पड़े, हमें सब चीज़ें पहले ही पता हो। तो लेट्स स्टार्ट दिस। सो बेसिकली हम बात करते हैं कि जो टारगेट है जो 4% का +-2 जो इसकी रेंज है, क्या वो सही है? क्या उसको चेंज करने की ज़रूरत है? या फिर हम जो उसमें करते हैं वो हम कर रहे हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन, क्या उसको कोर इन्फ्लेशन करने की ज़रूरत है? या फिर इसके अलावा जो टॉलरेंस बैंड है जो +-2% का है, क्या उसको थोड़ा नैरो करने की ज़रूरत है, उसको वाइड करने की ज़रूरत है? या फिर एक सेंट्रल टारगेट होना चाहिए 4% का, या फिर एक रेंज होनी चाहिए और सेंट्रल टारगेट होना ही नहीं चाहिए? ये जो चीज़ें हैं, ये जो इश्यूज़ हैं, इनके ऊपर एक बार फिर से डिस्कशन होगी। बट आउट ऑफ द सडन ये इन्होंने ऐसा क्यों बोला है? क्यों? क्योंकि आरबीआई ने रिसेंटली एक डिस्कशन पेपर रिलीज़ करा था एंड दैट मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर करंट अफेयर्स। क्योंकि अभी रिसेंटली किसी भी इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी मेंस के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि साक्षात आरबीआई ने डिस्कशन पेपर रिलीज़ करा है। तो मेजरली 4 इश्यूज़ के बारे में यहाँ पर बात करेंगे न्यूज़पेपर के साथ साथ। मैं आपको बताऊंगा, बाय द वे दिस न्यूज़पेपर इज बिजनेस स्टैंडर्ड 5 सितंबर का है। जनक राज जी ने ये आर्टिकल दिया है और इस आर्टिकल का नाम है व्हाई चेंजिंग इन्फ्लेशन टारगेट इज फ्रॉट विद रिस्क। तो 4 जो बेसिकली इशूज़ हैं उनमें से पहला इशू है कि वेदर टू हैव हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन। सेकेंड, द ऑप्टिमैलिटी ऑफ 4% इन्फ्लेशन टारगेट। थर्ड इज द टॉलरेंस बैंड। और फोर्थ इज सेंट्रल टारगेट वर्सेस रेंज। तो एक एक करके हम बात करते हैं कि हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में से हम कौन सा टारगेट अब यूज़ कर रहे हो, कौन सा हमें करते रहना चाहिए या कौन सा चेंज करना चाहिए, राइट? तो हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन में फ़र्क क्या है? नाउ द कोर इन्फ्लेशन बेसिकली एक्सक्लूड्स फ्यूल एंड फूड प्राइसेस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं। लेकिन हम सीपीआई के अंदर हेडलाइन इन्फ्लेशन यूज़ करते हैं क्योंकि हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर ये दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एंड क्योंकि ये वॉलेटाइल है उसके बावजूद भी हम इंक्लूड करते हैं। इसके पीछे रीज़न इन्होंने बहुत ही स्टैटिस्टिकली बताया है। विथ फूड एंड फ्यूल कंस्टिट्यूटिंग 52.7% ऑफ द कंजम्पशन बास्केट इन इंडिया, कोर इन्फ्लेशन कैनॉट सर्व एज अ बेसिस फॉर द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग मेजरमेंट। सच अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन फॉर टारगेटिंग विल बी मीनिंगलेस। अगर 52.7% का जो हमारा इंडियन बास्केट है जो कंजम्पशन का है उसके अंदर फूड और फ्यूल दोनों आते हैं तो हम उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? एंड दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू बी यूजिंग दी हेडलाइन इन्फ्लेशन। मतलब हम हेडलाइन इन्फ्लेशन को यूज़ करते रहेंगे और हम कोर इन्फ्लेशन में शिफ्ट नहीं होंगे। क्योंकि अगर वो डिस्कस करते हैं कि कोर इन्फ्लेशन क्यों नहीं भाई, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। अरे भाई, फूड एंड फ्यूल प्राइसेस 52.7% कंस्टिट्यूट करते हैं, तो एक बहुत अच्छा नंबर भी हमारे पास याद करने के लिए फॉर अ फ्यूचर जर्नी। नेक्स्ट बात करेंगे कि क्या 4% इन्फ्लेशन टारगेट सही है या गलत है। अब इसके ऊपर कई बार चर्चा होती है और इसकी स्टार्टिंग ही बड़ी एक सही चीज़ से करें जो कि मेरे लिए बहुत नया था, तो आपके लिए भी शायद नया हो। बात करते हैं हम कि 4% इन्फ्लेशन टारगेट ये आया कहाँ से, ये कब आया, इससे पहले क्या था और क्या इसको अभी तक हमें कंटिन्यू करना चाहिए? तो बात आती है अगेन एमपीसी के 2016 पर हम चलते हैं। तो तब आरबीआई की जो एक्ट है उसको अमेंड करा गया था और उसके अंदर ये एमपीसी तो बनाई गई थी बट उसके साथ ही बनाया गया था फिट, दैट इज़ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इससे पहले कोई एज सच पर्टिकुलर हमारे पास टारगेट था नहीं, तो एक टारगेट लाना बहुत ज़रूरी था। तब बनाया था ये 4% का टारगेट और उसका एक +-2% भी सेट करा गया था रेंज, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज फ्लेक्सिबल। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। तो बेसिकली इन्फ्लेशन टारगेट 4% है बिकॉज वी आर एन इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी। हम एक इमर्जिंग कंट्री है, हम एक डेवलपिंग कंट्री है, वी आर नॉट अ डेवलप्ड नेशन येट। जो डेवलप्ड नेशन होते हैं वहाँ पर इन्फ्लेशन टारगेट बहुत कम होता है, वहाँ पे इन्फ्लेशन भी बहुत कम होता है।
हमें इन्फ्लेशन की ज़रूरत भी है, क्योंकि इन्फ्लेशन ही तो इकोनॉमी को बूस्ट करता है, राइट? दैट इज़ वाई 4% इज़ अ प्रेटी गुड टारगेट। नाउ द थिंग इज़ दैट क्या हमें इसको रिड्यूस करना चाहिए या फिर क्या हमें इसको इंक्रीज़ करना चाहिए? अगर हम रिड्यूस करते हैं तो क्या क्या दिक्कतें होंगी? अगर हम इसको रिड्यूस करते हैं तो बेसिकली हमने 4% क्यों रखा है? क्योंकि हमें एकदम कम नहीं करना है, क्योंकि हमारी ज़रूरतें हैं, डेवलपिंग नेशन है, हमें इस देश में डेवलपमेंट के लिए खर्चे करने पड़ेंगे। खर्चे करेंगे तभी तो एक डेवलप नेशन बनेगा, और जब खर्चे ज़्यादा होते हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, तभी तो इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होती है। एंड दैट इज़ वाई वी रियली रिक्वायर अ 4% इन्फ्लेशन टारगेट, इसलिए हम कम नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास जब डेवलपमेंट हो जाएगी, जब हम एक विकसित राज्य बन जाए, विकसित भारत बन जाएंगे, तब डेफिनेटली हम इस इन्फ्लेशन टारगेट को थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि तब हमारी ज़रूरतें जो हैं वो कम हो जाएंगी। इसीलिए हम इसको अभी कम तो नहीं कर रहे। अब हम इसको ज़्यादा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि 4% टारगेट +-2% की रेंज के बावजूद भी 6% से ज़्यादा हमारा इन्फ्लेशन कई बार ब्रीच हुआ है। इनफैक्ट it has breached the upper tolerance level on 28 occasions out of 106 months। तो काफ़ी ज़्यादा बार, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द टाइम इसने अपर टॉलरेंस को भी ब्रीच करा है। तो हम इसलिए इन्फ्लेशन टारगेट को हाई भी नहीं सेट कर सकते, वरना क्या होगा? वरना होगा कि ये देखो भाई, ये आए हैं सरकार चलाने, इनसे इन्फ्लेशन तो कंट्रोल होता नहीं है, तो इन्होंने सोचा कि इसके टॉलरेंस बैंड को ही बढ़ा दो ताकि ब्रीच होगा ही नहीं। तो एक वो वाला माइंडसेट से भी हमें बचना है, इसलिए इन्फ्लेशन टारगेट को हम हाई भी नहीं सेट करें, इसलिए 4% टारगेट बहुत ही बढ़िया है। मूविंग ऑन टू द थर्ड इशू, दैट इज एक टॉलरेंस बैंड होना चाहिए, तो उसको हम शॉर्ट करें, नैरो करें या फिर वाइड करें। नाउ द थिंग इज दैट कि ऑलरेडी, अच्छा, वन थिंग यू विल ऑल्सो नोटिस कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो आपस में इंटरलिंक्ड ही हैं, इन सब के अलग अलग आंसर्स नहीं हैं। एंड अलग अलग आंसर्स होते तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना इस कंक्लूजन पे पहुंचना कि क्या हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक ही करती हैं। अब जो थर्ड टॉपिक है वो है कि टॉलरेंस बैंड जो है वो 4% का है, 2% से लेकर 6% का। क्या उसको नैरो करने की ज़रूरत है या उसको वाइड करने की ज़रूरत है? अब क्योंकि नैरो करेंगे तो हमें बार बार बहुत ज़्यादा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को बिठाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग करनी पड़ेगी, और उसके जो रिफॉर्म्स है वो बहुत ज़्यादा टाइट रखने पड़ेंगे। अभी क्या है, हमारा मोस्टली जो स्टैंस होता है वो होता है न्यूट्रल, या फिर वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कैसा होगा समा, कैसा होगा ये ज़माना। तो बेसिकली काफ़ी टाइम पहले था जब अकोमोडेटिव था कि हम एक्चुअली में जो मनी सप्लाई उसको कम करना चाहते हैं, बट नॉर्मली न्यूट्रल रहता है। अगर बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो हमें बार बार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे, और उसका जो इफेक्ट ओवर द टाइम आएगा वो हम देख ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा रिलैक्स जो है हमारा 4% का, दैट इज़ वेरी गुड। नाउ द थिंग इज दैट क्या हम इसको वाइडर करें? अब वाइडर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वाइडर अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर वही हो जाएगा यार कि हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी। हमें एक सेंट्रल टारगेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड दैट इज़ व्हाट ब्रिंग्स अस टू अवर नेक्स्ट इशू कि एक सेंट्रल टारगेट विद रेंज होना चाहिए या फिर सिर्फ एक रेंज होनी चाहिए। अगर सिर्फ एक रेंज होगी तो भी दिक्कत है, बिकॉज without a central target, it would be hard to explain the inflation objective to the public. Now, that is very important. This could undermine the anchoring role of inflation expectation, which is the core rationale for adopting FIT, that is flexible inflation target. Basically, जनता को बताने के बहुत ज़्यादा easy रहेगा कि क्या हमारा inflation target है। बहुत सारे लोगों को तो यही लगता है ना कि 4% ही है। 2 से 6% वाला जो रेंज है वो तो सिर्फ एस्पिरेंट्स को मोस्टली पता होता है। सेकेंड, द RBI ऑपरेट्स एट द लोअर एज ऑफ द रेंज। अच्छा, अगर RBI ऑपरेट करेगी लोअर एज पे, देयर वुड बी अ ग्रेटर लॉस ऑफ आउटपुट, विच आई कोटेड अर्लियर कि GDP को ग्रो करने के लिए हमें स्पेंडिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्पेंडिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली उससे क्या पता चल रहा है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, और हैंस इन्फ्लेशन भी ज़्यादा हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर RBI operates at the upper edge of the range, it means it is willing to accept the cost of increased inflation। वही बात है ना कि भाई ज़्यादा अगर इन्फ्लेशन हो गया तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी अनफ्रूटफुल फॉर द इकोनॉमी। आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट वर्ड। This itself could be a source of huge uncertainty and increased volatility both in output and inflation, क्योंकि the moment it breaches and remains there, it breaches the inflation range and it remains there for quite some period, तो वो भी चीज़ बहुत ज़्यादा कंसर्निंग हो जाती है इकोनॉमी के लिए कि आप इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। अगर आपकी इन्फ्लेशन अभी इतनी ज़्यादा ब्रीच हुई, कल शायद हो सकता है और भी ज़्यादा ब्रीच हो, क्योंकि ऐसी सेम सिचुएशन बहुत सारे हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी हुई थी जिनकी अभी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। एंड सिमिलर केस हैपेंड विद जिम्बाब्वे एज वेल। जिम्बाब्वे की तो करेंसी बहुत ज़्यादा ही डूब गई थी, वहाँ पे मतलब छोटी सी चीज़ के भी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, एंड एट द एंड दे हैड टू अडॉप्ट अनदर करेंसी। उनको US डॉलर्स जो है वो एक्सेप्ट करने पड़े थे, अपनी करेंसी को उन्होंने मना ही कर दिया था कि भाई छोड़ो इसको। सो
Let's conclude this. Having a 3 to 5% range when realized inflation has breached the 6% upper tolerance level over 25% of the time will be extremely challenging. तो एक नैरो हम रेंज भी नहीं रख सकते 3 से 5% की, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा हमारी जो इन्फ्लेशन वो बार बार ब्रीच भी तो हुई है, तो हमें उसको ही सबसे पहले कंट्रोल करना है, और अभी तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हमारी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा कम चल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी, इनमें से मुझे कुछ कुछ चीज़ें समझ आई। ये सारी चीज़ें वो होती है जो बैक ऑफ द माइंड अगर हमें पता होती है तो इससे हमारी जो क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा बेटर होती है, एटलीस्ट मेरे साथ होती है। तो आई एम गेसिंग कि शायद आपके साथ भी हो, क्योंकि है तो हम भी आपकी तरह ही एक जैसे ही। सो एंड मैं पहले न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं था, शायद आप भी ना पढ़ते हो, बट पुष्पक सर बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ाते हैं, तो उन्हीं से मेरे को आइडिया है कि यार बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ना चाहिए। और अगर मुझे आइडिया नहीं आया होता, अगर मैं पुष्पक सर से नहीं मिला होता, अगर पुष्पक सर से नहीं मिला होता, तो शायद कल रात नहीं होती, आज दिन नहीं होता, आज पंछी उड़ नहीं रहे होते, और आज ये वीडियो आप देख नहीं रहे होते। सो thank you so much Pushpak sir for bringing wisdom to my tiny mind, and thank you so much for watching this video. If you find find this video quite helpful, then do share it with your friends and do let me know as well. Thank you so much for your time. मिलेंगे फिर बहुत जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे।